हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। और मैं मनोज कुमार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके जो इकोनॉमी की 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज स्टार्ट की है टर्मिनोमिक्स की, उसमें हम लोग आज लेक्चर नंबर 13 आधारभूत ढांचा का तीसरा पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले 2 क्लास में आपको बताया था कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डिटेल एनालिसिस किया, उससे संबंधित गवर्नमेंट के जो पूरे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया और साथ के साथ एक-एक करके सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सॉल्व हो जाएँ, जो नहीं आए हैं या आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसमें हम बिना समय गवाए अपना 2024 का टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 3 आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, शुभ प्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। बस जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है ना। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन पर डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको कहा था कि हम सेक्टर वाइज सेगमेंट वाइज सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखेंगे तो मैंने आपको पिछली क्लास में आधारभूत ढांचे से संबंधित पीपीपी मॉडल और एनआईपी परियोजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना के बारे में मैंने विस्तृत तौर पर चर्चा की थी और मैंने उम्मीद किया था कि जो चीज आपने नहीं पढ़ी हैं वो भी ढंग से पढ़ लीजिए और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं या आ सकते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आज हम बात करेंगे आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार ने कौन से वित्तीय संगठन या वित्तीय गतिविधियां शुरू की हैं, भूमि अधिग्रहण नीति कौन सी शुरू की है या उसकी खास विशेषता क्या है, और कौन कौन सी इसके विकास के लिए समितियों का गठन किया है। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय संगठन के बारे में। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार ने आधारभूत ढांचा के विकास के लिए, ये तो आपको मैंने बता दिया था कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट एनआईपी, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन प्रोजेक्ट को शुरू किया था और उसके लिए मैंने कहा था कि भारत सरकार ने 2024-25 तक के लिए लगभग 111 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश करने की योजना बनाई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1.5 ट्रिलियन डॉलर के लगभग की। ठीक है, अब उसके बात आती है कि इतना पैसा तो हम लोग लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से, किस तरीके से आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत सरकार ने कुछ प्रयास भी किए हैं। वर्तमान सरकार के प्रयास भी हैं, इससे पिछली सरकारों के प्रयास भी हैं। सभी सरकारें, मैंने कहा था, देखिए प्रत्येक सरकार अपने अपने अनुसार आधारभूत संरचना या देश के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और वो क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, अगर हम बात करें तो एक आपका फंड बनाया गया NIIF, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना निवेश कोष कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना निवेश कोष, इसका भारत सरकार ने गठन किया है। यह फंड बनाया है किसके लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, ध्यान रखना। और यह फंड किसके लिए काम करेगा, जो भारत सरकार ने एनआईपी परियोजना जो बनाई है, ध्यान रखना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसकी सहायता के लिए कि भाई इसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो उसके दृष्टिकोण से इसके लिए इसका गठन किया गया है। इसका मतलब है कि ये इसका गठन इससे पहले ही आपका हो चुका है, ध्यान रखना। ये एक फंड बनाया गया और इसका गठन हुआ आपका 2015 में, इसका गठन किया गया।
इसका फंड जो बनाया गया है वो आपका ध्यान रखिएगा, इसका जो कम सेटअप है, ध्यान रखिएगा, वो आपका सेटअप दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना? इस निवेश कोष का गठन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। इस कोष को ध्यान रखिएगा, 2015 में इसका गठन किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसमें बात आती है कि इसमें कितना पैसा इसके अंतर्गत शामिल है, ये जानना बहुत जरूरी है कि यह कितने फंड का है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक प्रावधान किया गया है वो 40,000 करोड़ रुपए का फंड है, 40,000 करोड़ रुपए का, ध्यान रखिएगा, लगभग यह फंड है। और इस फंड में केवल एक फंड नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत 3 फंड शामिल हैं। ये तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश कोष है, ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इसके अंतर्गत केवल एक ही है? नहीं, इसके अंदर इसके 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, जो अलग-अलग चीजों के लिए निवेश करेंगे, अलग-अलग नाम दिया गया है। पहला है मास्टर फंड, मास्टर फंड, ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है फंड ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स नाम दिया गया है। और तीसरा दिया गया है आपका स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी फंड, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी फंड, ये रहा। ये 3 इसके अंतर्गत फंड निश्चित किए गए हैं। अब खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये सभी प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए तो है ही है। इसके साथ-साथ इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना चाहिए, ध्यान रखना। इसको एक तरीके से ये मान के चलिए कि इसमें द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक निवेश कोष, वैकल्पिक कोष के रूप में इसका गठन किया गया है, ध्यान रखना। इसे द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक निवेश कोष, वैकल्पिक कोष के रूप में गठित किया गया है, के रूप में गठित। अब कहेंगे कि सर वैकल्पिक कोष क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक कोष क्या होता है, इसको जान लीजिए, ध्यान रखना। मैं अभी बताता हूं कि द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक कोष होता क्या है। पहली बात तो इसमें 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। गठन कब हुआ, कितने रुपए का हुआ, इसके कौन कौन से भाग हैं, और यह किस रूप में किया गया, ध्यान रखना। ये 4 चीजें हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा। अब वैकल्पिक कोष क्या होता है द्वितीय श्रेणी का? एक्चुअली में द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक कोष का मतलब होता है जो परियोजनाएं पहले से अधूरी हैं, इनकम्प्लीट परियोजना है, उनके लिए यह फंड होता है, ध्यान रखना। तो इस रूप में भी इसका गठन किया गया है, यानी इसके माध्यम से आपकी अधूरी परियोजनाओं का भी फंडिंग की जाएगी। तो वैकल्पिक कोष होता है आपकी अधूरी परियोजनाओं का निराकरण, अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो ये 4 चीजें मैंने बता दी। अब इसके अलावा इसमें बात ये आती है कि क्या ये पूरा का पूरा फंड सरकार का है या कोई और भी संस्था है, कोई और भी व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है? तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका NIIF है, इसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है इस फंड में, भारत सरकार की हिस्सेदारी, वो ध्यान रखिएगा केवल 49% है, 49%, ठीक। बाकी जो है आपका इसमें विदेशी और घरेलू निवेशक हैं, इनके हिस्सेदारी कितनी है? इनकी हिस्सेदारी है 51%,
इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पूरा फंड आपका केंद्र सरकार का नहीं है, इसमें विदेशी और घरेलू निवेशक 51% की हिस्सेदारी कर रहे हैं। और इस फंड का उपयोग कहां किया जाएगा? आधारभूत संरचनाएं जितनी भी हैं उन सभी के लिए। उनमें विशेष तौर पर वैकल्पिक कोष का इस्तेमाल किया जाएगा आपकी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एनआईआईएफ। अब आ जाइए, इसके बाद में और भी संगठन हैं, और भी वित्तीय गतिविधियां हैं जिनका सरकार ने किया है। तो यहीं पर एक चीज और समझ लीजिएगा, आगे चल करके सरकार ने एक नया फंड और बनाया है जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक निवेश कोष। ध्यान रखिएगा, दूसरा बनाया वैकल्पिक निवेश कोष, यह अलग से बना दिया गया और इसका गठन किया आपका 2019 में। भारत सरकार ने इसका गठन किया 2019 में। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, यानी कि इसके एक तरीके से विनियमित करने वाली एजेंसी, विनियमन एजेंसी कौन है इसकी? इसकी विनियमन एजेंसी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इस कोष का विनियमन करेगी। ये फंड कितने रुपए का है? चूंकि फंड है तो स्वाभाविक सी बात है, रुपए तो होंगे ही होंगे फंड में। ये 25,000 करोड़ रुपए का फंड है। ठीक, अब 25,000 करोड़ में से ध्यान रखिएगा 10,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी, सरकार देगी। 10,000 करोड़ रुपए कौन देगी? सरकार। और बाकी 15,000 करोड़ कहां से आएगा? बाकी 15,000 करोड़ आपका देगी आपकी एसबीआई बैंक और एलआईसी, ये इसमें पैसा लगाएगी। इन दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। 15,000 करोड़ एसबीआई और एलआईसी इसमें देगी। लेकिन इस फंड का उपयोग कहां किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। वैकल्पिक फंड, आपका जो वैकल्पिक निवेश कोष है, वैकल्पिक निवेश कोष, इसका उपयोग कहां किया जाएगा, यह समझ लीजिएगा। यह ध्यान रखिएगा, ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा पूर्व की अटकी हुई, ध्यान रखना, या अधूरी सस्ती और मध्यम, यानी कि छोटी और मध्यम श्रेणी की सस्ती और मध्यम आवासीय परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। किसके लिए है? आवासीय परियोजनाओं के लिए। बात क्लियर हो गया? तो ये निवेश कोष का उपयोग किया जाएगा पूर्व की आपकी जो अधूरी परियोजनाएं हैं, अटकी हुई परियोजनाएं हैं, जो छोटी और मध्यम श्रेणी की हैं, विशेषकर आवासीय क्षेत्र की, उन परियोजनाओं के लिए इस कोष का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना? और इस समय वर्तमान में लगभग कितनी परियोजनाएं हैं ऐसी? लगभग मान के चलिए तो 1600 के आसपास आपकी परियोजनाएं अटकी हुई हैं। लगभग ऐसी 1600 परियोजनाएं हैं जो भारत में अटकी पड़ी हैं, केवल आवासीय परियोजनाएं। बाकी अन्य परियोजनाओं की तो बात ही अलग है। आवासीय, हाउसिंग सेक्टर, ये क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ठीक है ना? तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके साथ ही एक और प्रयास किया था भारत सरकार ने, अगर ध्यान हो, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो तो ध्यान रखिएगा। एक तीसरा एक संगठन और भी बनाया गया था, मैं अलग पेज पे ही ले लेता हूं, बेटर है। और वो है, तीसरा संगठन है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया का एक ये प्रयास किया गया, यानी कि एक ऐसी संगठन बनाया गया जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका गठन किया गया 2009 में किया गया। ठीक, किसके लिए किया गया? आपका आधारभूत संरचनाओं में
आधारभूत संरचनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए, कि भैया आइए और निवेश कीजिए, ठीक है ना। यानी कि अब यहां पर समझिए कि ये है क्या, ये इसका जो गठन किया गया वो किया गया 1956 के कंपनी एक्ट के तहत किया गया। पहली बात। दूसरी बात, यह एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया। लाभकारी संगठन के रूप में किया गया, यानी कि ये प्रॉफिट नहीं कमाएगा, यह केवल जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे उनका पैसा लगवाएगा और जिस प्रोजेक्ट में चाहिए उस वहां तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा। गैर लाभकारी रूप में इसका गठन किया गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, किसके अधीन किया गया? गठन किया गया उद्योग संवर्धन एवं व्यापार विभाग के रूप में। ध्यान रखना, उद्योग व्यापार एवं संवर्धन विभाग। और यह किस मंत्रालय में आता है? यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट एवं उद्योग मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन इसके तहत इसका गठन किया गया। इन्वेस्ट इंडिया एक कंपनी के रूप में। अब इसमें बात आती है कि इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो किस किस की और कितनी कितनी है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो शेयर होल्डिंग है, ध्यान रखना, एक है 51% और एक है आपकी 49%। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 50% जो शेयर होल्डिंग है वो विभिन्न औद्योगिक संगठन की है, उद्योग संघों का है, और 49% केंद्र एवं राज्य सरकार का है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है और 51% इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की है। तो ये इन्वेस्ट इंडिया का कंसेप्ट है। इसका पर्पस है कि आपके देश में विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं के लिए क्या हो, आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा मिले। तो ये एक तीसरा संगठन है। क्लियर हो गया? मेरी बात समझिएगा एवरीबॉडी। तो ये इस तरीके से आप समझ रहे हैं। तो 3 संगठन हो गए, कौन कौन से? एक NIIB, एक वैकल्पिक निवेश कोष, एक इन्वेस्ट इंडिया। ये सब आपके आधारभूत संरचना के विकास के लिए भारत सरकार ने शुरू किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, इसको जरूर याद रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि आप जो लोग 2024, 2025, 2026, इवन 2027 के लिए अपना टारगेट बना के चल रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका 18 महीने का सिल्वर कोर्स, 30 महीने का गोल्ड और 42 महीने का प्लैटिनम कोर्स आपका बैच नंबर 2 शुरू कर दिया गया है। यह बैच ऑलरेडी 23 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें एडमिशन की जो तिथि है, एडमिशन 31 अक्टूबर तक हो सकती है। यानी कि इसमें 31 अक्टूबर तक एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। ध्यान रखना, जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख तक की है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकी जो फीस है वो आपकी 23,999 रुपए, 26,999 रुपए और 29,999 रुपए में आपको ये कोर्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। और ये आप लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब MK लाइव कोच को यूज किया जाएगा, MK लाइव कोच को। ध्यान रखिएगा, बैच नंबर 2 मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट हो चुका है। अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है। और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से एक सही रणनीति के साथ एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए, तो इस बैच को उन्हें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत आप लोगों के लिए सलाह है। बाकी आप लोग जैसा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन इतना जरूर समझ लीजिएगा, अगर लक्ष्य बड़ा हो तो बिना किसी कोच के, बिना मेंटर के, बिना गाइड के, बिना सपोर्ट के, बिना सही रणनीति के उस लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज के लिए हमारे इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट नहीं है, एक कहा जाए कि एक गुरु की, एक टीचर की आप लोगों के लिए एक सलाह है। आप इसके लिए प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा। और किसी तरह का किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम इस बार कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और किसी तरह कोई डाउट है, कोई पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडी, इट इज ओके, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको चौथा संगठन में और बता रहा हूं, चौथा प्रयास वित्तीय संगठन के तौर पर आपका एक और भी गठन किया गया, IIFCL। सोचिएगा, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय आधारभूत संरचना वित्तीय संगठन लिमिटेड, IIFCL। ध्यान रखिएगा, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसका गठन किया भारत सरकार ने, ध्यान रखना। और इसका गठन हुआ आपका 2006 में, सोचिएगा 2006 में। और किसके लिए गठन किया गया? फाइनेंस कंपनी है, इसका गठन किया गया आधारभूत संरचना में, आधारभूत संरचना के लिए, आधारभूत संरचना के लिए क्या करना है? इसके तहत आधारभूत संरचना के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ये दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए। अब कहोगे सर ये कहां से अरेंज करेगा, इसके पास पैसा कहां से आया? तो ये खुद सोचिएगा, ये खुद पैसे का अरेंज करेगा। ये घरेलू और विदेशी, ध्यान रखिएगा, घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से फंड को क्या करेगा? अर्जित करेगा। स्रोतों से फंड क्या करेगा? अरेंज करेगा, अर्जित करके आपको उपलब्ध कराएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपको अवेलेबल कराएगा, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से जो कंपनी है 100% आपकी सरकारी नियंत्रण की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो नेचुरल सी बात है कि सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और ये जो फंड उपलब्ध कराया जाएगा उसमें एक चीज और समझिएगा, ये जो फंड होगा, ध्यान रखना, जो उपलब्ध कराएगा निवेश, वो आपका दोनों तरीके के प्रोजेक्ट के लिए होगा। एक होगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए और दूसरा होगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। अब कहोगे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? फंड ये हो गए आपके दोनों तरीके के प्रोजेक्ट के लिए। अब ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है जो नया निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं कोई भी नया निर्माण, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का कोई भी नया निर्माण होगा उसे हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो भी पुराने का नवीकरण किया जाएगा, पुराना नवीकृत किया जाएगा, उसमें जो पैसा लगाया जाता है उससे हम कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो यानी पुराने जो एयरपोर्ट बना हुआ इसको रिनोवेट करिए, मॉडर्नाइज करिए तो ब्राउन फील्ड कहलाया जाएगा, और एक नया एयरपोर्ट बनाइए तो आपका क्या कहलाएगा? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो ये दोनों तरीके के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान प्रोवाइड कराता है। और ये पैसा कहां से लाएगा? जो भी निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं वो इस कंपनी को दें, वो उनको आगे तक पहुंचाएगा एक तरीके से, यानी फंडिंग के सपोर्ट के तौर पर ये काम करता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक संगठन और भी है, पांचवा संगठन, ध्यान रखिएगा, IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ध्यान रखना,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसका भी गठन किया गया, ध्यान रखना। लेकिन इसका गठन और भी बहुत पहले हो चुका है। इसका गठन किया गया था 1997 में। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वर्तमान में ही किए गए हों, पहले भी प्रयास किए गए थे और आगे भी किए गए हैं और आगे किए जाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, प्रत्येक सरकार इस क्षेत्र में काम करेगी ही करेगी, उसकी जिम्मेदारी है, समझिएगा। तो इसका गठन किया गया 1997 में। किस रूप में किया गया था? यह बनाई गई थी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसका गठन किया गया, कंपनी के रूप में इसका गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। बात आती है कि आखिर इसके गठन की सिफारिश किसने की? तो ध्यान रखिएगा, इसका सिफारिश की थी कि हमें इस तरह का एक कंपनी बनानी चाहिए और वो सिफारिश की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये व्यक्ति हैं राकेश मोहन कमेटी ने, राकेश मोहन कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक कंसेप्ट ये हो गया। और इसी के साथ आपको एक चीज और पता होगी, हालांकि उसको हम अलग से बताएंगे भी, लेकिन यहां पर पढ़ना चाहे देख लीजिएगा। भारत सरकार ने एक एफर्ट और किया था और वो है आपका AIIB का गठन, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ध्यान रखिएगा, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये रहे, AIIB का गठन किया गया, ठीक है ना। और ये आपको पता है कि आपके वर्ल्ड बैंक और IMF को ध्यान में रखते हुए एशिया के देशों ने अपने लिए एक अपना क्या बनाया, बैंक का गठन किया था, ध्यान रखना। और इसका गठन कब हुआ? 2015 में गठन किया गया। अब नेचुरल सी बात है, ये किसके लिए है? इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए है। इसका हेड ऑफिस कहां है? हेड ऑफिस है इसका बीजिंग में, ध्यान रखिएगा। इसमें लगभग 57 से ज्यादा देश इसमें शामिल हैं, 57 प्लस देश इसके सदस्य हैं, ध्यान रखना। इसमें सबसे बड़ा साझीदार, इसका सबसे बड़ा भागीदार कौन है? सबसे बड़ा भागीदार, सबसे बड़ा भागीदार है इसका चीन और उसकी हिस्सेदारी है, ध्यान रखिएगा, लगभग 30% के आसपास। यानी कि अकेले चीन की भागीदारी इतनी है। और दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है भारत, सेकंड नंबर पर 8.37% भारत की हिस्सेदारी इसमें है, ध्यान रखना। नंबर 1, नंबर 2। ओके, इसके अलावा इसमें देखा जाए तो एशियन नाम जरूर है, इसमें रसिया भी है, जर्मनी भी है और भी कई महाद्वीपों के देश भी इसमें शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक आपका कंसेप्ट डेवलप किया गया एवरीबॉडी। तो मैंने आपको 6 वित्तीय संगठनों और विभिन्न कोष के बारे में आपको जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कब गठन हुआ, क्यों गठन हुआ, किसने किया, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है एवरीबॉडी। इट इज ओके। चलिए, अब इसके साथ में देखेंगे तो अगला टॉपिक क्या है, भारत सरकार ने और क्या किया। भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति भी आपकी लागू की। भूमि अधिग्रहण किसी प्रोजेक्ट के लिए, ध्यान रखना, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास नीति 2013 लागू किया गया, एक्ट बनाया गया, ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम बनाया गया, पुनर्वास अधिनियम 2013 इसको बनाया गया, ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के बाद नई सरकार आ गई, नई सरकार ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए,
ध्यान रखिएगा। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, तो जमीन को जरूरत जब पड़ती है तो जमीन को हम अधिग्रहण करेंगे, सरकार अधिग्रहित करेगी। उसके साथ कुछ विवाद खड़े होते हैं, कुछ किसान जमीन देना नहीं चाहते, ठीक है ना। कुछ जमीन ले ली जाती है तो उनको रेट को लेकर समस्या होती है। रेट की समस्या नहीं होती तो सोचिए जमीन लेकर के सालों पड़ी रहती है, उस पर कोई काम शुरू नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह के विवाद खड़े होते हैं, साथ के साथ केस की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, तो कोर्ट कचहरी में केस चलता रहता है, तो वो भी एक समस्या होती है। तो ऐसे कई सारी चीजों को लेकर के इसमें समस्या आई। दूसरा समस्या किसानों के पुनर्वास को लेकर के, उनके गांव अधिग्रहित कर लिए जाते हैं, उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली जाती है, तो उनको कहां रखा जाए, उनको क्या मुआवजा दिया जाए, तो उसी को हम कहते हैं पुनर्वास, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, 2013 में जो अधिनियम बनाया गया उसमें भारत सरकार ने 2015 में अध्यादेश के माध्यम से कुछ नए बदलाव किए, ध्यान रखें। और बदलाव करके सोचिए किसके लिए किया गया, इसमें कहा गया कि इस अधिग्रहण के लिए सोचना 5 क्षेत्र निश्चित किए गए, 5 क्षेत्र। और ध्यान रखना ये 2015 के अध्यादेश के बाद में है, अध्यादेश के साथ ये वाले ध्यान रखिएगा। पुनर्वास नीति की जगह पर क्या आ गया, आपका अध्यादेश आया था, और इसमें 5 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे कि इनके लिए तो हम जमीन लेंगे ही लेंगे जो जरूरी है, बाकी अन्य चीजों के लिए हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और 5 क्षेत्र कौन कौन से, यहां पर देखिए, नंबर 1 रक्षा क्षेत्र, नंबर 2 औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा। नंबर 3 कोई आवास का प्रोजेक्ट है, रहने के लिए आवास का, ठीक है ना। चौथा कोई पीपीपी मॉडल हो सकता है, आधारभूत संरचना का, पीपीपी का कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है वो। और पांचवा आपके ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए, आधारभूत संरचना के लिए ये उन्होंने 5 क्षेत्र चिन्हित किए कि इनके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इन चीजों के लिए हम प्रोजेक्ट को, जमीन को हायर करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना एवरीबॉडी। तो ये इन्होंने इसके अंतर्गत किया। बाकी अन्य चीजों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किए वो थोड़े से अलग थे, ठीक है ना। इसमें कह दिया गया कि इसमें उपयोग की कोई समय सीमा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इसमें जमीन की उपयोग की समय सीमा नहीं होगी, यानी कि लैंड एक्वायर करने के बाद हम प्रोजेक्ट को कभी भी शुरू करें, यह हमारा अपना जिम्मेदारी है। पहले क्या होता था, पहले यह था अगर 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो जमीन किसान को वापस की जाती थी। अब कह दिया गया कि नहीं, उपयोग की कोई समय सीमा नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है बाद में स्टार्ट हो, ठीक है ना। दूसरा, इसमें एक चीज और भी की गई कि इसमें किसानों को केस लड़ने से का अधिकार नहीं होगा, केस लड़ने का अधिकार नहीं होगा। अब ये क्यों कह दिया गया, इसमें इसलिए कह दिया गया कि हम नहीं चाहते, सरकार ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि कोर्ट कचहरी की मुकदमेबाजी हो, किसान को जो पैसा मिला है वो कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाए, तमाम सारी समस्याएं हो, वो गरीब ना हो जाए, और उसमें कुछ होना है नहीं, लंबे केस चलते हैं, इससे प्रोजेक्ट भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा, ठीक है ना। ये एक समस्या उन्होंने बताई। तीसरा, इन्होंने किसानों की सहमति को लेकर के कहा, किसानों की सहमति, ध्यान रखिएगा। तो बोले किसानों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए, हमें इनकी जरूरत है तो हम जमीन एक्वायर करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखिए। पहले क्या था कि सरकारी प्रोजेक्ट के लिए 80%, वो सॉरी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए 70%, और अगर निजी क्षेत्र का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कम से कम 70%, 80% लोगों की सहमति की आवश्यकता होगी। इन्होंने कहा कि किसानों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ उन्होंने बदलाव किए, क्योंकि अगर किसानों की सहमति करते रह जाएंगे तो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करेंगे, ये सरकार का मानना है, ठीक है ना। लेकिन इस अधिग्रहण के तहत उन्होंने एक प्रावधान इसके अंतर्गत कर दिया, और वो प्रावधान ये है कि भूमि अधिग्रहण करने का
भूमि अधिग्रहण का जो कर्तव्य है वो राज्य का उत्तरदायित्व होगा। किसका होगा उत्तरदायित्व? राज्य का होगा। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो ये भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास नीति के तहत ये प्रावधान है। तो आपसे एग्जाम में ये पांचों क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। कौन से पांच क्षेत्र बिल्कुल इससे फ्री किए गए हैं, ध्यान रखना, जिनके लिए किसी तरह का कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बिल्कुल निश्चित है कि इनको तो सरकार को इसके लिए तो जमीन एक्वायर करनी ही करनी है, ठीक है ना। हाँ, बस उन्होंने इतना जरूर कहा कि हम किसानों की सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो सब अब इसी तरीके से है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब अगला टॉपिक आ जाइए। इसके तहत विकास समितियों की बात की गई, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने आपके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आपकी सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, एक कमेटी बनाई थी, विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय कमेटी 2014 में, विवेक देवराय कमेटी। अब नेचुरल सी बात है कि किसके लिए बनाई होगी? आधारभूत ढांचे के लिए। एक्चुअली में इसी को यहां पर समझ लीजिएगा, इन्होंने जो कमेटी बनाई, इस कमेटी का गठन किया गया था रेलवे के ढांचे के सुधार के लिए। रेलवे ढांचा सुधार के लिए। दूसरा, रेलवे के निजीकरण के लिए। क्या रेलवे का निजीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और किस तरीके से किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर रेलवे के बेहतरीन फंक्शंस के लिए, रेलवे के निजीकरण के लिए इसका गठन किया गया था। और इन्होंने, सोचिएगा, ध्यान रखना, इन्होंने सिफारिश की कि रेलवे का निजीकरण होना चाहिए। सिफारिश के लिए उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण होना चाहिए, होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन किस किस चीज का होना चाहिए? उन्होंने कहा कि रेलवे का जो निजीकरण हो, वो एक तो हो आपका स्टेशन का, ठीक है ना, दूसरा हो आपके ट्रेनों के संचालन का, ठीक है ना, रेलवे के ट्रेन के संचालन का, और तीसरा जो हो वो हो ट्रेनों के रख रखाव का, यानी कि उसकी व्यवस्था का, ठीक है ना। ये इन्होंने इसका कहा कि जो स्टेशन है, स्टेशन की व्यवस्था है, रेलवे है, ठीक है ना, ट्रेनें हैं, उन सबका आपका निजीकरण होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण, इसमें एक चीज उन्होंने जो मना किया, वो उन्होंने कहा कि जो रेल पटरियां हैं, रेल पटरियां, बोले कि इसका निजीकरण नहीं, ये सरकार के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में हो। ये इन्होंने सिफारिश दी। उन्होंने कहा स्टेशन, वहां का रखरखाव और ट्रेनों का संचालन, ये तीनों चीजें आपकी निजीकरण में होनी चाहिए, ये विवेक देवराय ने कहा। क्लियर हो गया? इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा, एक कमेटी और बनाई गई, और वो है आपकी विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी, और ये कमेटी बनाई गई 2015-16 में, देखिए ना। अब ये किसके लिए बनाई गई वो भी समझ लीजिएगा। ये कमेटी बनाई गई पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल के और अच्छे उपयोग के लिए, पीपीपी मॉडल के उपयोग एवं सुधार के लिए, कि जो भारत में पीपीपी मॉडल चल रहा है उसको और अच्छे तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए और उसमें क्या सुधार किया जाए, इसके लिए यह कमेटी गठित की गई थी। तो इसने मुख्य तौर पर जो कहा, इसने कहा कि हमें तीन चीजों पर, तीन स्तंभों पर विशेष बल देना चाहिए, स्तंभों पर बल देने की सिफारिश की। वो तीन पिलर क्या क्या हैं वो आपको ध्यान देने हैं कि वो तीन पिलर कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। तीन स्तंभों पर बल देने की उन्होंने सिफारिश की, बस
कौन कौन से हैं देख लीजिए। नंबर 1 उन्होंने कहा गवर्नेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि उसकी शासन प्रणाली अच्छी होनी चाहिए जो वहां पर इस सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे। दूसरा, इसका संस्थागत ढांचा अच्छा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्थागत ढांचा होना चाहिए प्रॉपर, जो इस व्यवस्था को चलाए। शासन प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, इस पर उन्होंने बात कही। और तीसरा उनका कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में, यानी कि उसकी क्षमता के बारे में। बोले कि इनकी सही क्षमता का उपयोग करना चाहिए। तो इन 3 चीजों पर विशेष तौर पर उन्होंने बल दिया, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आधारभूत ढांचे के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयास है। क्लियर? समझ में आ गया क्या क्या प्रयास किए गए हैं? अब इसके बाद हम जो बात करेंगे उन योजनाओं की बात करेंगे। परिवहन से योजनाएं, दूरसंचार की योजनाएं और आपके ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं, उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे और आए हुए क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है ये आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक निवेश कोष है, ठीक है ना। नंबर 2, NIIF भारत सरकार की 51% हिस्सेदारी है, बाकी विदेशी और घरेलू निवेशकों के पास है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं और उपरोक्त दोनों। बताइए क्या होगा सही आंसर? आंसर है केवल 1। यह तो सही है, लेकिन यहां पर भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% नहीं बल्कि आपकी 49% है, और इन दोनों की जो हिस्सेदारी है वो है आपकी 51%। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी लिखा चुका हूं, समझा चुका हूं, याद कर लीजिए आराम से। ओके, क्लियर? ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया का कंपनी गठन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गैर लाभकारी उद्यम के रूप में किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, इसकी स्थापना भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी, ठीक है ना। तीसरा, इन्वेस्ट इंडिया के 51% शेयरों का स्वामित्व उद्योग संघों के पास है, जबकि शेष 49% केंद्र और राज्य सरकारों के पास है। निम्न में से कौन से कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है 1 2 3, ये तो सही हो गया, ये तो गलत हो गया है कि नहीं। अब बात आती है दूसरा वाला कि यह वित्त मंत्रालय के तहत आता है, बोले नहीं आता। वो मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल अफेयर्स बताया था मैंने। तो इसका मतलब 2 वाले ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, इसका मतलब आंसर हो गया 3। तो सेकंड तो गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर आप देख लीजिए 1 और 3। कभी कभी नेगेटिव तरीके से सोचने पर भी आंसर मिल जाता है, चाहे सारे आंसर सारे ऑप्शन हमको आते हो या ना आते हो। तीसरा क्वेश्चन, IIFCL का गठन कब किया गया था? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 2004, 2006, 2014, 2016। बताइए, आंसर बता सकते हैं एवरीबॉडी? IIFCL बता सकते हैं आप लोग? सीधा सीधा आंसर 2006 में। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? तो ये है आपका आज का क्लास का कंप्लीट सेगमेंट। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आपका परिवहन के बारे में, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, या आपका सड़क परिवहन हो, या जल परिवहन हो, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं तो क्या क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलिए कल मिलते हैं। और बाकी किसी को अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स क्लियर करने हैं, या कोई कोर्स परचेज करना है, एक तो आप लोग MK लाइव कोड का यूज कर ही लीजिएगा, और बाकी मेरा
कनेक्टिंग लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह का पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई भी डाउट हो, आप लोग बेझिझक मुझे ज्वाइन करिए, क्वेश्चन पूछिए, अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू डियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।